आज प्रारंभ करते हैं। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस तथा उनके नेतृत्व में मराठों का उत्थान और अंग्रेज़ों से संघर्ष। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होने के बाद लगभग कहा जाता है मराठे के हर घर में कोई न कोई मातम मनाया था, चाहे वो स्वयं उसके घर का कोई रहा हो जो शहीद हुआ हो या उसके रिश्तेदार हों। ऐसा कोई घर नहीं बचा था। इतनी बुरी तरह से पराजित हुए थे और उनको उस पराजय और निराशा हताशा से आगे निकालने के लिए उस समय पेशवा माधवराव ने बहुत मेहनत की। पेशवा माधवराव निकला जिसने सबको इकट्ठा किया और फिर से एक नया जोश भरा। लेकिन अभी माधवराव के कोई पुत्र नहीं था और इसी बीच 18 नवंबर 1772 को उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु बहुत घातक हुई। जदुनाथ सरकार ने लिखा है, उसकी मृत्यु के बाद मराठों का सूर्य अस्तांचल की ओर चल पड़ा। मराठों के लिए उसकी मृत्यु पानीपत से अधिक घातक सिद्ध हुई। तो निश्चित तौर पर वह बहुत वीर साहसी संगठन करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन नारायण राव अपने ही चाचा चाची का षड्यंत्र का शिकार हो गया। घर में षड्यंत्र बढ़ गए। 13 अगस्त 1773 ईस्वी को रघुनाथ राव, जिसे राघोबा से भी जाना जाता है, यह नारायण राव का चाचा था। इसने अपनी पत्नी आनंदी बाई से नारायण राव की हत्या करवा दी और स्वयं रघुनाथ राव पेशवा बन गया। अब इस तरह की हत्या करके पेशवा बनना मराठों को स्वीकार नहीं था। इसलिए मराठा नाना फडणवीस, जिसे बालाजी जनार्दन भी कहा जाता था, इसने नारायण राव की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, वो गर्भवती थी, उसके संरक्षण के लिए एक समिति या संसद बनाई, जिसे 12 बाई का संसद कहा जाता है। तो 12 बाई समिति या संसद का निर्माण किया नाना फडणवीस ने। और जब नारायण राव की विधवा ने एक बालक को जन्म दिया 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को, तो उसका नाम माधवराव द्वितीय रख करके पेशवा घोषित कर दिया गया। नाना फडणवीस उसका संरक्षक बन गया। अब राघोबा, रघुनाथ राव, जिसने हत्या करके स्वयं को पेशवा घोषित किया था, भाग गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी हुआ। वह कुछ दिन बाद राघोबा या रघुनाथ राव थाना पर आक्रमण कर देता है। थाना स्थान का नाम है, थाना पर आक्रमण कर देता है। लेकिन वह फिर पराजित हुआ और फिर भाग गया। और भागने के बाद इस बार वो अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया और अंग्रेज़ों से संधि कर ली, और जिसे सूरत की संधि कहा जाता है। यह संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी को की। 6 मार्च 1775 में सूरत की संधि में अंग्रेज़ों ने राघोबा को कहा कि हम तुम्हें पेशवा बनाने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन बदले में थाना, बशीन, लालसोट और गुजरात का जंबूसर तथा लगभग अलग अलग मद करके 7.5 लाख रुपया वार्षिक मांगा, जिसमें कहा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए 6 लाख चाहिए, फिर 1.5 लाख रुपए हम कंपनी के लिए, कंपनी के सैनिक आपके पास रहेंगे, सुरक्षा के लिए उनके चाहिए। इस तरह जोड़ के लगभग उसने मांगा। रघुनाथ राव सब कुछ स्वीकार कर लिए, उन्हें केवल पेशवा का पद चाहिए था।
यहीं से आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है। 6 मार्च 75 को सूरत की संधि हुई और 18 मई, मात्र 2 महीने बाद, 2 महीने 12 दिन बाद ही अंग्रेज अरास नामक स्थान पर मराठों से युद्ध करते हैं और मराठों को हराकर साल सेठ पर अधिकार कर लेते हैं। उनके साल सेठ की जो एरिया थी उस पर अधिकार कर लिया अरास युद्ध में। लेकिन यहाँ उस समय जो बंगाल काउंसिल थी अंग्रेज़ों की, वह स्वीकार नहीं किया। देखिए, उस समय जो व्यवस्था थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 3 जगह ऐसा था जहाँ पर अंग्रेज़ों का मुख्यालय था और गवर्नर वहाँ नियुक्त होते थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह हुआ था कि जो बंगाल का, कलकत्ता या बंगाल का गवर्नर है, वह इन दोनों पर, बम्बई और मद्रास के ऊपर, इनको नियंत्रित करेगा, इन्हें निर्देशित करेगा। लेकिन यहाँ जो समझौता हुआ राघोबा का, वह बम्बई के अंग्रेज़ों से हुआ था और बिना पूछे हुए, बंगाल वालों से बिना पूछे। तो बंगाल के जो अंग्रेज़ थे वे इसे स्वीकार नहीं किए और यह युद्ध भी स्वीकार नहीं किए, यह विजय भी स्वीकार नहीं किए, यह संधि भी स्वीकार नहीं किए जो सूरत की संधि राघोबा ने की थी। अब बंगाल की काउंसिल ने कर्नल अपटन को भेजा, जो यहाँ आता है और युद्ध बंद हो जाता है। लेकिन जब समझौता करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ मराठों से समझौता नहीं हो पाता। अब समझौता नहीं हो पाने के स्थिति में स्वाभाविक ही था कि फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाए। युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन इसी समय मराठों में एक विद्रोही मराठा था सदाशिव नाम का, उसने भी आक्रमण कर दिया। अब मराठे 2 तरफ से घिर गए, एक तरफ अंग्रेज, दूसरे तरफ इन्हीं का एक सरदार सदाशिव। ऐसे में निश्चित तौर पर जीतना मुश्किल लग रहा था और अंत में मराठों ने सोचा संधि करना ही उचित होगा। इन लोगों ने पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर नामक स्थान पर संधि होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने राघोबा के लिए, यानी रघुनाथ राव के लिए जो खर्च किया था वह लगभग 12 लाख रुपए होते थे, उसको मांगा। उसे मराठों ने देना स्वीकार कर लिया, यानी अंग्रेज़ों को 12 लाख रुपए। दूसरा, जो सूरत की संधि की गई थी पहले, वो वैसे भी उसको कलकत्ता या बंगाल के अंग्रेज़ों ने नहीं स्वीकार किया था, उसको भी कहा गया फिर से इस संधि में, पुरंदर की संधि में, कि उसे रद्द कर दिया जाता है। वो संधि रद्द हो गई। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार किया। मराठे ही अपने भागे हुए राघोबा को पेंशन देंगे और राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा और कोपर गांव गुजरात में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे वह अंग्रेज़ों के पास ही रहे। अब इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने और अंग्रेज़ों की ओर से अपटन ने हस्ताक्षर किए, किंतु यह बात भी अंग्रेज को स्वीकार नहीं थी। अंग्रेज, क्योंकि इस दौरान 1778 ईस्वी में एक घटना होती है कि फ्रांस से एक राजदूत
सेंट लुबिन भारत आता है मराठों के पास, और मराठे उसका जोरदार स्वागत करते हैं। अंग्रेज मर्डसन ने अब सुखराम और मराठा के एक मंत्री मोरोबा को अपनी ओर मिला लिया। ये सुखराम बाराबाई समिति का एक प्रमुख सदस्य था, जो संचालन करती थी नीतियों का फडणवीस के साथ। ये मिल गया अंग्रेज़ों से। बम्बई सरकार ने कर्नल एगटस के नेतृत्व वाली एक सेना भेजी, लेकिन वह सेना पराजित हुई। मराठों ने बम्बई सरकार के कर्नल एगटस को पराजित कर दिया। अब बम्बई सरकार ने एगटस की जगह काकबर्ग को भेजा। मराठों ने तेल गांव में 19 जनवरी 1779 ईस्वी में 79 ईस्वी में 3 तरफ से उसे घेर लिया। अब अंग्रेज़ों को समझौता करना ही पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज़ जब समझ गए कि अब हम घिर चुके हैं, तो उन्होंने 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि कर ली। अब बड़गांव की जो संधि हुई थी, इसमें मुख्य बात थी कि अब अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। जो पेंशन वेंशन देते थे वो सब बंद। अब वह वापस मांग लिया कि हमें दे दो अपराधी को हमारे हाथ में। दूसरा, अब तक अंग्रेज़ों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है, वे सभी मराठों को सौंप देंगे। यानी अंग्रेज़ों ने अब तक जो भी जीता था वो सब वापस मराठों को मिल गए। और जब तक इन शर्तों को पूरा न कर पाए अंग्रेज, तब तक वे 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास रखेंगे। मराठे उन्हें कैद करके रखेंगे। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें अंग्रेज सब कुछ मानने के लिए बाध्य हो गए थे। लेकिन यह समझौता वारेन हेस्टिंग्स को स्वीकार नहीं थी, जो बंगाल में था, कलकत्ता का। हेस्टिंग्स ने 2 सेना भेज दी जो मराठों के खिलाफ। एक का नेतृत्व कर्नल पोफम कर रहा था, कर्नल पोफम, और दूसरा कर्नल गडार्ड। ध्यान से देखें, कर्नल गडार्ड के नेतृत्व में दूसरी सेना। अब मराठे भी चालाक थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने भोसले, निज़ाम, मैसूर को मिला करके संधि की। नागपुर के भोसले, हैदराबाद के निज़ाम, कर्नाटक के मैसूर, पूना के मराठे, ये सब मिल करके एक संधि की। लेकिन अंग्रेज फूट डालो की नीति लागू कर दिए और उन्होंने निज़ाम और भोसले को किसी तरह से अलग कर दिया। अब निज़ाम भोसले हट गए तो केवल बचे मराठे और मैसूर, यानी हैदर अली। मैसूर में हैदर अली। तो गडार्ड अब आया, तो गडार्ड ने अहमदाबाद और बसीन पर अधिकार कर लिया और बड़ौदा के गायकवाड़ से संधि करके पूना की तरफ चल पड़ा। पूना की तरफ चल करके वह मराठों से संघर्ष करना चालू किया। दूसरी तरफ पोफम जो था कर्नल, वो ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। जो दोनों आए थे, एक गडार्ड और दूसरा
पोफम। तो ये पोफम जो था इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया 3 अगस्त 1780 को। और 3 अगस्त को सिप्री में महादजी पराजित होते हैं, पोफम विजयी हो जाता है, पोफम जीत जाता है। अब 13 अक्टूबर 1780 को एक संधि होती है जिसमें महादजी मराठों और अंग्रेज़ों में संधि करा देने की गारंटी लेते हैं। यह संधि अंग्रेज और महादजी में है, केवल इन दोनों के बीच में है। वह ये कहते हैं कि हमें एक गारंटी चाहिए कि तुम पेशवा से मेरी बात करा दो, और ये गारंटी लेना है। इन्होंने गारंटी ले ली, लेकिन इस समय मैसूर यानी हैदर अली ने कर्नाटक के बाद इन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोला, और हैदर अली ने अंग्रेज़ों पर धावा बोला और अंग्रेज़ पराजित हुए। अब हेस्टिंग्स ने एंडरसन को भेज दिया दूसरा सेनापति बनाकर, और वह सेनापति जब आता है तो 17 मई 1782 ईस्वी को साल बाई की संधि होती है। साल बाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज़ों ने राघोबा या रघुनाथ राव का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया, और मराठे फिर से उसे 25,000 रुपये महीने राघोबा को पेंशन देना स्वीकार किया। दूसरा, लाल सेठ और भड़ौच को छोड़कर मराठा राज्य के अन्य सभी भूभाग से अंग्रेज अधिकार अपना त्याग देंगे, अपने अधिकार हटा लेंगे। और अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा ने जिन भूभागों पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था उन्हें दे दिया, बड़ौदा के शासक को लौटा दिया गया। इसके स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली द्वारा जीते हुए प्रदेश लौटा देगा, और वह पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देंगे। अब यहाँ देखने की बात ये थी कि हैदर अली इनके ही साथ संधि किया था, इसलिए महादजी और नाना फडणवीस में यह विचार बनने लगा, मतभेद बनने लगा कि हम कैसे किसी भी हालत में हैदर अली को रोक सकते हैं। हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे ही कहने पर उसने आक्रमण किया था अंग्रेज़ों से अभी वो लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक कि हैदर अली अभी युद्ध मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ रहा है और हम अंग्रेज़ों से संधि कर लें तो यह हैदर अली के खिलाफ विश्वासघात होगा। इसलिए यह जो समझौता हुआ सालबाई का, इस पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया। ये बिना हस्ताक्षर के ये समझौता होने के बाद भी पड़ा रहा। और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध मैदान में, उसके बाद 7 दिसंबर 1782 को उनकी मृत्यु के बाद 20 दिसंबर 1782 ईस्वी को संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये संधि कब हुई? संधि हो गई थी 17 मई 1782, और लगभग 6 महीने बाद
20 दिसंबर 1782 को संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरह से संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। यह संधि अपने आप में यह महत्वपूर्ण बनता है कि इस संधि से अंग्रेज़ों ने मैसूर को भी मराठों से अलग कर दिया, हैदर अली को भी एक तरह से अलग कर दिया, क्योंकि ये विश्वासघात जैसी स्थिति बन गई थी। हैदर अली अब मराठों से कोई सहायता नहीं पा सकता था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों की शर्त लग गई थी। तो वास्तव में फूट डालो की नीति जो थी यहाँ पर इन्होंने बहुत अधिक आगे बढ़ा दी। अंग्रेज़ों ने इस संधि से पहले जो कुछ प्राप्त किया था वह सालसेट को छोड़कर सब कुछ खो दिया। इस संधि का ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और इस संधि ने पेशवा की स्थिति को मजबूत बनाया और महादजी का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि वह खुद मैसूर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा, जो उसका मित्र था हैदर अली, और बाद में उसके टीपू सुल्तान बनता है। और अंग्रेज़ों ने शाह आलम जो मुग़ल बादशाह और अवध में है के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा करके विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शाह आलम ने महादजी को मुग़ल साम्राज्य का वकील ए मुतलक नियुक्त कर दिया। अब ये फिर से मुग़लों के वकील बन गए। वकील उस समय एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह से था, वित्त मंत्री की तरह से था। और ये सालबाई की जो संधि हुई थी, यह संधि लगभग 20 वर्षों तक चलती रही। लेकिन 20 वर्षों के बाद फिर से यह संधि समाप्त प्राय हो जाती है और अंग्रेज और मराठों में फिर युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसे दूसरा मराठा युद्ध कहते हैं। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इसी तक सीमित रखते हैं। धन्यवाद।